गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स को डिफ़ाइन करने के लिए इसकी कोई प्रॉपर या पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वेटलैंड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वेटलैंड्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन निकल के आए। सो वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर द वाटर इज़ द प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट एंड द एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ। वेटलैंड्स हम उन्हें कह सकते हैं जिसमें पानी जो है, वाटर जो है, वो एक प्राइमरी फैक्टर है, जिससे कि पर्यावरण कंट्रोल में आता है। वहाँ की जो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो कंट्रोल होती है। सो दे अकर वियर द वाटर टेबल इज़ एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड और वियर द लैंड इज़ कवर्ड बाय वाटर। ऐसी कोई ज़मीन, ऐसा कोई लैंड जिसमें कि पानी भर जाए और वो जो पानी है वो इतनी डेप्थ में नहीं है। मान लीजिए आप 6 मीटर उसकी डेप्थ होगी, तो ऐसे एरिया को हम वेटलैंड्स कह सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, wetlands are defined as lands transitional between the terrestrial and aquatic ecosystem where the water table is usually at near the surface or the land is covered by shallow water। इसमें shallow water डिफाइन किया गया है, यानी कि जो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है वो इतना इन डेप्थ में नहीं होता है, उसकी इतनी ज़्यादा गहराई नहीं होती है। या फिर ऐसा कोई एरिया जो ज़मीन और समुद्र के बीच में हो या रिवर के बीच में हो, और ऐसा एरिया जिसमें पानी इकट्ठा हो गया हो लेकिन वो इतना इन डेप्थ में नहीं है, तो ऐसे एरिया को हम वेटलैंड्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि वेटलैंड्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्टल वेटलैंड्स। ये बेसिकली हमें कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलता है। कोस्टल्स वेटलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज बिटवीन द लैंड एंड द ओपन सी। लैंड और ओपन सी के बीच का जो एरिया है उसे हम वेटलैंड्स कहेंगे। दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई रिवर्स सच एज शोरलाइंस, बीचेस, मैनग्रूव्स एंड द कोरल रीफ। हो सकता है कि वहाँ रेन वाटर की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता हो या फिर फ्लड वगैरह आ जाता हो, तो ऐसे एरिया को हम कोस्टल वेटलैंड बोल देते हैं। उसके बाद आपका आता है शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। So these wetlands are areas of permanent and semi-permanent water with little flow। तो ऐसे जो एरिया होते हैं इसमें पानी का जो फ्लो है वो कम भी हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, यानी कि परमानेंट भी हो सकता है और सेमी परमानेंट भी हो सकता है वाटर का फ्लो। तो ऐसे एरिया को भी हम शैलो लेक्स बोलते हैं, पॉन्ड्स बोलते हैं, और ऐसे एरिया भी वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपका आता है मार्शेस। These are periodically saturated, flooded or ponded with the water and characterized by herbaceous non-woody vegetation adapted to the wet soil condition। ऐसी जगह जहाँ पे फ्लड वगैरह आया हो, और आपको पता है जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो वहाँ का जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा उसमें वेट कंडीशंस आ जाती हैं, वेट सॉइल हो जाती है, तो ऐसे एरिया को हम मार्शेस कहते हैं। इसमें हमें नॉन वुडी प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलती है जो कि नॉन वुडी होती है। उसके बाद आपका आता है स्वाम्प्स। These are fed primarily by the surface water inputs and are dominated by the trees and shrubs। Swamps occur in either freshwater or the salt water flood plains। तो ये एरिया भी फ्लड प्लेन में बेसिकली इमर्ज होते हैं। सरफेस वाटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो सरफेस वाटर रेन वाटर भी हो सकता है, रेन की वजह से भी वो वाटर फिल हो सकता है। आर डोमिनेटेड बाय द ट्रीज एंड श्रब्स, और ऐसे एरियाज में हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं और श्रब्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है बॉक्स। बॉक्स आर वाटर लॉक्ड पेटलैंड्स इन ओल्ड लेक बेसिन्स और डिप्रेशंस इन द लैंडस्केप। ऑलमोस्ट ऑल वाटर इन बॉक्स कम्स फ्रॉम रेनफॉल। पहले हमें समझना होगा कि पीटलैंड क्या होता है। देखिए, जो डेड वेजिटेशन होती है, डेड प्लांट्स जो होते हैं, जो डिके होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, या ये कहूँ कि वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे एरिया को हम पिटलैंड बोल देते हैं। अब उसमें जब पानी भर जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, तो उसे हम ओवरऑल बॉक्स बोल देते हैं। तो ये भी वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है एस्चुअरीज। द एरिया वियर द रिवर meet the sea and water changes from fresh to salt can offer an extremely rich mix of biodiversity। These wetlands include the deltas, tidal mud flats and salt marshes। देखिए, रिवर जो होती है, नदी जो है, उसका जो फेस होता है, उसका मुंह जो होता है, जब वो समुद्र के साथ जाके मिल जाता है तो उस एरिया में एस्चुअरीज बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रिवर जो है, रिवर का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाता है समुद्र में जाके, तो जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके आसपास का जो एरिया है वो एस्चुअरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एरिया भी जो है वो वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की हमने इतनी चर्चा की है, आखिर क्यों वेटलैंड्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। वेटलैंड डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए समझते हैं।
Wetlands are highly productive ecosystems that provide the world with nearly 2/3 of its fish harvest। 2/3 फिशिंग जो होती है वो ऐसे एरियाज में होती है, तो इसलिए वेटलैंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Wetlands play an integral role in the ecology of the watershed. The combination of shallow water, high level of nutrients is ideal for the development of organisms that form the base of the food web and feed many species of fish, amphibians, shellfish and insect। देखिए वेटलैंड्स में हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यहाँ पे कई तरह के जीव जंतु की जो डेवलपमेंट है वो होती है, तो एक तरह के फूड वेब के लिए भी काम करता है और फीड करता है। जो भी फूड जहाँ पे पैदा होता है, जो भी पैदावार होती है यहाँ चीज़ें, वो फीड करती है बहुत सारी स्पीशीज़ को, जैसे कि फ़िश, एम्फीबियंस, शेलफिश एंड इंसेक्ट। तो इसलिए भी वेटलैंड फूड वेब के लिए, फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वेटलैंड्स स्टोर कार्बन विद इन दियर प्लांट कम्युनिटीज़ एंड सॉइल इंस्टीड ऑफ रिलीजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम सभी मनुष्य के लिए वो एक मुसीबत बनी हुई है। तो वेटलैंड्स क्या करते हैं, कार्बन को स्टोर कर लेते हैं अपने पास और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होने देते। तो आप खुद सोचिए वेटलैंड्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Wetland vegetation also slow the speed of flood waters, lowering the flood heights and reduces the soil erosion। अब देखिए मिट्टी का जो कटाव होता है उसको भी रोकने में मदद करता है वेटलैंड्स। क्या होता है, फ्लड आते हैं, फ्लड से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, फ्लड से और भी कई तरह के नुकसान होते हैं। तो फ्लड जब आते हैं, बाढ़ जब आती है, तो उसकी स्पीड को स्लो करता है वेटलैंड। वेटलैंड्स आर ए वाइटल सोर्स फॉर फूड। फूड के लिए वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने जाना इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द थ्रेट्स टू वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के लिए क्या क्या खतरा है। देखिए अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिस तरह से हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, तो उससे भी वेटलैंड को खतरा हो रहा है। वेटलैंड्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि वेटलैंड्स को कन्वर्ट कर देते हैं पैडी फील्ड में। पैडी फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा, वेटलैंड्स को ही नुकसान पहुंचेगा, वेटलैंड्स खत्म होंगे। फिर पोल्यूशन भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वेटलैंड्स के खतरे के लिए। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कि एक नेचुरल फैक्टर है, इससे भी वेटलैंड्स को नुकसान है। उसके बाद हम कुछ ऐसी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेटलैंड्स में जो कि वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो स्पीशीज़ है उनको नुकसान पहुँचाता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो यही था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलैंड्स और वेटलैंड्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स के लिए थ्रेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। थैंक यू।